Question number 38. A 0.2 kg rubber ball is dropped from the window of a building. It strikes the sidewalk below it 30 meter per second and rebounds up at 20 meter per second. किसी बिल्डिंग के विंडो से 0.2 kg ब्लॉक को क्या क्या ड्रॉप किया गया और इसने साइड वॉक मतलब रास्ते को या ग्राउंड को हिट किया 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ और वो बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक इसलिए होगा क्योंकि रबर बॉल है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। द इम्पल्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज, इस कोलिजन के दौरान इस बॉल ने कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया होगा, आप उसको फाइंड कर लीजिए। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं और इसी चीज को हम एक और नाम भी देते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास एक और चीज के भी इक्वल होता है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के भी। तो चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के यूनिट्स भी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइक से पहले, कोलिजन से पहले मोमेंटम फाइंड करेंगे, बाद में फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस करके हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा और वो इक्वल होगा इम्पल्स का। तो कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे जो कि 30 मीटर पर स्क्वायर है। Pi इक्वल हो जाएगा मास 0.2 kg है और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट और वो ये है कि बाय कन्वेंशन डाउनवर्ड वेलोसिटी को हम लेंगे नेगेटिव और अपवर्ड वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। ये बाय कन्वेंशन की बात है, इसमें मेरी कोई ज़ाती चीज़ नहीं है, फिजिक्स की कन्वेंशन है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों केसेस में हम उसको नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड लेते हैं, लेकिन इसमें एक वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे, एक हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो डाउनवर्ड वेलोसिटी 30 है, ये -30 हम ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करें 0.2, वो इक्वल हो जाएगा 6 न्यूटन के, लेकिन ये -6 न्यूटन सेकंड। ये इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है। अब फाइनल मोमेंटम फाइंड कर लीजिए, Pf फाइनल मोमेंटम, उसके लिए भी मास वही 0.2 kg होगा, चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है और वो 20 मीटर पर सेकंड है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट +4 न्यूटन सेकंड फाइनल मोमेंटम। हमें क्या फाइंड करना है, इम्पल्स, और इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसमें वैल्यू पुट करें, फाइनल मोमेंटम क्या है 4 न्यूटन सेकंड है माइनस इनिशियल मोमेंटम, एक ये माइनस है और ये एक ये -6 अपना है, तो ये हो जाएगा -6 न्यूटन सेकंड। मैं यूनिट्स को यूजुअली इग्नोर करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकंड। ये चेंज इन मोमेंटम भी 10 न्यूटन सेकंड है और इम्पल्स जो इस बॉडी की इम्पल्स है वो भी 10 न्यूटन सेकंड है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन सेकंड्स अपवर्ड। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, 10 न्यूटन सेकंड दो ऑप्शन में से एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, अपवर्ड है। 39 है, a 10 kg block of ice is at rest on a fractionless horizontal surface. A 1 Newton force is applied in each direction for 1 second. During this time interval, the block, एक ब्लॉक है जिसकी मास 10 kg है, लेकिन मास के साथ हमारा लेना देना नहीं है, वो किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है। अगर उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे किसी भी डायरेक्शन में फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड टाइम के लिए, तो इस दौरान क्या होगा, इसी डिफिनेशन में से देखे, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स की डिफिनेशन में से देखे, यहाँ पर मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड है, जो कि kg मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और टाइम 1 सेकंड हो तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम ये ऑब्जेक्ट गेन करेगा। तो ऑप्शन बी, इट विल एक्वायर्स अ मोमेंटम ऑफ 1 kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड भी मोमेंटम का यूनिट है और न्यूटन सेकंड दोनों
मोमेंटम के यूनिट्स है। 40 है, a mass of 20 kg moving with a speed of 10 meter per second collides with another stationary mass of 5 kg. As a result of the collision, the two masses stick together. एक composite mass बन जाता है. The kinetic energy of the composite mass will be. एक 20 kg मास है और वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। दूसरा जो मास है 5 kg है और वो रेस्ट में है, और दोनों कोलिजन के बाद एक कंपोजिट मास बनाते हैं। इस कंपोजिट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लीजिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हमारा और काम क्या है, कभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, कभी मोमेंटम फाइंड करेंगे। हम इस चीज़ के लिए ही पैदा हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है या एक मास है जिसका मास इक्वल है 20 kg। 20 kg इसका मास है और ये वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है और इसका मास है 5 kg। ये जब कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो दोनों एक कंपोजिट मास बनाते हैं और उस कंपोजिट मास के लिए फाइंड कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी। इस कंपोजिट मास का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हमें दो चीजें चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है। हमें एक इस कंपोजिट मास की वेलोसिटी चाहिए, एक मास चाहिए। मास तो बहुत सिंपल है, एक 20 kg है, एक 5 kg है, तो दोनों ऐड होकर 25 kg बन जाएगा। इसके लिए जो मास की वैल्यू होगी वो 25 kg है। लेकिन कंपोजिट मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको अप्लाई करेंगे कि बिफोर द कोलिजन दोनों की मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन दोनों की मोमेंटम। तो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इसका मोमेंटम क्या होगा, mv 20 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इसका मोमेंटम होगा बिफोर द कोलिजन, प्लस इसका मोमेंटम कितना होगा, ये तो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की मोमेंटम क्या होती है, 0 होती है। आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा दोनों की, तो ये कंपोजिट मास बन जाता है। दोनों का मास 20 + 5 इज इक्वल टू 25 और वेलोसिटी तो हमने फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता, ये भी हमने अभी फाइंड करना है। दोनों मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 25 v हमने फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी है, कंपोजिट मास की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास मास भी आ गई और वेलोसिटी भी आ गई, दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करके काइनेटिक एनर्जी सिंपली फाइंड कर लीजिए। हाफ mv² है, मास की वैल्यू 25 है और v² 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 800 जॉल। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, 800 जॉल, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, टू प्रोजेक्टाइल्स P and Q are thrown with the same speed at angles of 40 degree and 50 degree with the horizontal. Range of P will be, दोनों के रेंज के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक 40 डिग्री है और एक 50 डिग्री है। तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री ये आप ऐड करें थोड़ा सा, तो यू विल गेट 90 डिग्री, जिसका मतलब है कि दोनों एंगल्स वो कंप्लीमेंट्री है। और जब भी प्रोजेक्टाइल्स की एंगल इक्वल टू 90 हो उनकी सम, तो इन दोनों की रेंज इक्वल होगी। तो रेंज ऑफ P विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ Q, दोनों की सेम रेंज होगी। 42 है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ हमें फोर्स को मेजर करने का तरीका बताता है, और वो क्या है कि जब भी कोई अननोन फोर्स किसी मास m पर एक्ट करता है, तो देख लीजिए कि उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 43 है जनाब, which graph shows the motion of a heavy steel ball falling from a height of 2 मीटर। 2 मीटर हाइट से एक बाल फॉल कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ग्राफ इस मोशन को शो कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी, ये फॉलिंग के दौरान उसकी वेलोसिटी
यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 44 है, a man is in car is moving with velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, his speed with respect to the car is, एक बंदा है जो कि कार में जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, तो कार और मैन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब उनकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि दोनों की पोजीशंस चेंज नहीं हो रही। जब पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही तो मतलब कि दोनों की वेलोसिटीज जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन 45, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस तरह ग्राफ हो, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। 46 है, न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन लॉज कौन से पार्टिकल्स के लिए होल्ड नहीं होते? जब एट रेस्ट हो, नहीं एट रेस्ट के लिए तो फर्स्ट लॉ होल्ड होता है। ऑप्शन बी है, मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ जा रहे हो या उसके करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली उनकी स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तो उनके लिए न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होती। फिर उसके लिए हम कौन से लॉज पढ़ते हैं? आइंस्टाइन के लॉज पढ़ते हैं, या जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, उसको हम पढ़ते हैं। 47 है, मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द, टाइम ऑफ कोलिजन को वो एक्सटेंड करता है, इंक्रीज करता है। तो किस चीज को डिक्रीज करता है? फोर्स एक्टिंग को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो डैमेज है वो कम होता है। नेक्स्ट 48 है, इसका आंसर तो आपको किताबों में बहुत मुश्किल मिलेगा, गूगल में भी, लेकिन हम इसको इजी कर देते हैं। An object is thrown vertically upward with a certain initial velocity in a planet where the acceleration due to gravity is 19.6 meter per second square. The height to which it raises is dash that to which the object would rise if thrown upward with the same initial velocity on the earth. देखिए, एक बंदा है, उसने अर्थ पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ ऊपर फेंक दिया, vi इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और ये कहाँ पर है? ये अर्थ पे है। अब यही बंदा दूसरे प्लेनेट P पर है और इसी सेम ऑब्जेक्ट को फेंका है सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये जो प्लेनेट P है, इस प्लेनेट P में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर g की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अर्थ पर ये वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्लेनेट पर इसका डबल है, g की वैल्यू डबल है इस प्लेनेट पर। तो इस P प्लेनेट पर जो मैक्सिमम हाइट होगा वो अर्थ के रिस्पेक्ट से या अर्थ के साथ कंपेयर करके क्या होगा? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अब इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों केसेस में सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू g। जहां पर g की वैल्यू ज्यादा वहां पर मैक्सिमम हाइट कम, जहां पर g की वैल्यू कम वहां पर मैक्सिमम हाइट ज्यादा, और ये कॉमन सेंस की भी बात है। तो प्लेनेट P पर g की वैल्यू डबल है, जिसका मतलब है कि वहां पर जो हाइट होगा वो हाफ होगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर P प्लेनेट पर वो हाफ हाइट को कवर करेगा एज कंपेयर टू अर्थ। अगला क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस वर्सेस टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज इंक्रीजिंग। इन ग्राफ में से कौन से ग्राफ इंक्रीजिंग मोशन को रिप्रेजेंट करता है? और ये जो ग्राफ है ये सारा डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन है, तो वो इंक्रीजिंग स्पीड होगा जहां पर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा हो। तो ऑप्शन ए को देखे, ये जो ग्राफ है यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है और टाइम कम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा है,
स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके बाद डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। ये तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। तो ओनली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ ए है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेट फोर्स इन द डायग्राम इज। एक डायग्राम है, इसमें नेट फोर्स कितना है। सबसे पहले इस डायग्राम को हाफ में डिवाइड करें, दो पोर्शन में डिवाइड करते। ये राइट वाला पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। राइट डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, एक 2 न्यूटन है और एक 7 न्यूटन है और ये दोनों 0 डिग्री एंगल है, मतलब पैरेलल टू ईच अदर है। तो पैरेलल फोर्सेस या पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो टोटल फोर्स राइट डायरेक्शन में वो 9 न्यूटन है। इसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में 3 + 4 = 7 न्यूटन है। अब ये दोनों 7 न्यूटन और 9 न्यूटन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए हम 9 - 2 करेंगे, माइनस करेंगे, 9 - 7 करेंगे तो = 2 न्यूटन और ये टूवर्ड्स द राइट हो जाएगा, 2 न्यूटन टूवर्ड्स द राइट ऑफ। अगला क्वेश्चन है 51, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज एक्सर्टेड फॉर 4 सेकंड्स ऑन अ 16 kg ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, द चेंज इन स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। फोर्स हमें गिवन है कि वो 8 न्यूटन है, टाइम 4 सेकंड्स तक एक्ट करता है 16 kg मास पर जो कि इनिशियली एट रेस्ट है। तो चेंज इन स्पीड फाइंड कर लीजिए। चेंज इन स्पीड को हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम वाले फॉर्मूले से। कैसे करेंगे, लेट्स डू इट वेरी वेरी क्विकली। फोर्स हमें पता है कि फोर्स अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं कि m फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस m इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पर m को मैं कॉमन ले लूँगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये चेंज इन स्पीड है और इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, लेट्स डू इट वेरी क्विकली। टाइम को इस साइड पर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा F × T = मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो चेंज इन वेलोसिटी = फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, फोर्स 8 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय 4 सेकंड्स डिवाइड बाय मास 16। तो 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4 and 4 2s are 8। तो = 2 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। 52 है, two forces are applied to a 5 kg crate. One is 6 Newton to the north and the other is 8 Newton to the west. The magnitude of acceleration of the crate is। Very important question। एक क्रेट है जिसका मास 5 kg है, 6 न्यूटन फोर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में एक्ट करता है और 8 न्यूटन फोर्स वेस्ट के डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड कर लीजिए। सॉरी, लेट्स डू इट आल्सो। इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये अगर एक क्रेट है और इसका मास कितना है, मास 5 kg है, 5 kg इसका मास है और नॉर्थ के डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करता है 8 न्यूटन, जबकि वेस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर एक्ट करता है 6 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नेट फोर्स को फाइंड करना है। इस केस में हम नेट फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ नेट को हम फाइंड करेंगे फिसागोरस थ्योरम से या जो वेक्टर एडिशन के रूल से, और डेट इज इक्वल टू ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, ये हमारा नेट फोर्स होगा। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इस तरह से फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। ओवरऑल ये हो जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ओवरऑल फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स कितना एक्ट करता है, 10 न्यूटन एक्ट करता है। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, force is equal to 10 Newton, mass is equal to 5 kg and this one is equal to 2 what meter per second square। अगेन हमारा आंसर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ऑप्शन सी है। 53 है द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसल द एक्शन फोर्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। ऑप्शन बी, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि जिस बॉडी पर एक्शन होता है उस पर रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन वो दूसरे वाले बॉडी पर होता है। फोर्सेस तब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पर एग्जर्ट हो, और यही सेम रीजन इक्विलिब्रियम के लिए भी है। कभी कभार पूछे जाते हैं कि एक्शन और रिएक्शन की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता, तो उसका भी यही रीजन है कि वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते। अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 54, which of the following represents the velocity time graph corresponding to the acceleration time graph shown in figure। ये हमें एक acceleration time graph given है, तो कहते हैं कि इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप फाइंड आउट कर लीजिए कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो इनिशियली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन जीरो है और अगेन जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा हो, इस तरह हो वेलोसिटी का ग्राफ। फिर जीरो है, तो जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और अगेन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो अगेन वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इंक्रीज आएगा। तो इस तरह का मिलता जुलता ग्राफ देखिए जो कि बी है। बी ऑप्शन में देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, उसके बाद अगेन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इसका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालें तो वो एवरेज भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। आप थोड़ा इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 5 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का एवरेज निकाले। 5 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 + 2 डिवाइड बाई वही 5 आता है। Question 56, if the acceleration of a body is zero then the slope of velocity time graph is। अगर acceleration zero हो तो slope of velocity time graph क्या होगा? velocity time graph का slope होगा जनाब parallel to time axis। velocity constant तो acceleration is zero। option A parallel to time axis। 57 है in the case of a projectile fired at an angle equally inclined to horizontal and vertical with velocity v, the horizontal range is। अगर एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये वर्टिकल हुआ और ये हॉरिजेंटल हुआ, ये x हो गया, ये y हो गया, अगर दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल का मतलब ये है कि द थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रिमेंबर जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है vi² डिवाइड बाय g। ऑप्शन ए vi² डिवाइड बाय g। ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए है, बाकी एंगल्स के लिए ये नहीं है। 58 है two forces, one with a magnitude of 3 Newton and the other with a magnitude of 5 Newton are applied to an object for which orientations of the forces shown in the diagram is the magnitude of acceleration of the object is least। चार डायग्राम्स है और हर डायग्राम में किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। इनमें से किस केस में या कौन से डायग्राम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम एक्सेलरेशन कौन से केस में प्रोड्यूस होगा? तो देखें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, मास तो सबके लिए सेम है। उस केस में एक्सेलरेशन कम होगा जिस केस में फोर्स कम होगा, और फोर्स कम तब होता है जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हो, क्योंकि उस डायरेक्शन में माइनस होते हैं। जब किसी एंगल पर हो फिर कंप्लीटली माइनस नहीं होता, थोड़ा सा इन बिटवीन होता है। 5 और 3 है ना, तो अगर इन दोनों के बिटवीन कोई एंगल है, ये 5 न्यूटन फोर्स है
और ये 3 न्यूटन फोर्स है, इन दोनों के बिटवीन कोई एंगल थीटा है। तो ये कंप्लीटली 5 - 3 नहीं होता, बल्कि ये 5 और 3 के बिटवीन इसका रिजल्ट होता है। लेकिन अगर दोनों कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो फिर 5 - 3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन नेट फोर्स एक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए में देखिए 5 न्यूटन फोर्स एक डायरेक्शन में है और 3 न्यूटन फोर्स दूसरे डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, जो कि सबसे कम नेट फोर्स है, तो सबसे कम एक्सेलरेशन इस केस में ही प्रोड्यूस होगा। 59 है, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री at 30 degree is R30 and at 60 degree is R60, then वही वाला क्वेश्चन है ना कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो और फिर 60 डिग्री हो तो दोनों का रेंज क्या होगा, दोनों का रेंज इक्वल होगा। बार बार हम, मेरे ख्याल में 3 क्वेश्चंस हो गए इसी चैप्टर में इसी एक कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि if the body of mass 2 kg drop from the height of 5 meter, find its momentum। मोमेंटम को फाइंड कर लीजिए। अगर एक बॉडी 5 मीटर हाइट से ड्रॉप होती है और इसका मास 2 kg है, तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मास और वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। मास तो हमें गिवन है लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में इसी ऑब्जेक्ट के लिए हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, फिर मास के साथ मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द मोमेंटम। वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, 2gh के फार्मूला से फाइंड करेंगे। वेलोसिटी इक्वल होता है या फाइनल वेलोसिटी इक्वल होता है जब हमें हाइट गिवन हो सिर्फ और सिर्फ अंडर द रूट 2gh के। यहाँ पर हाइट 5 मीटर है, g की वैल्यू 10 ले ले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस वन इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और इसका जो मास है जनाब वो है 2 kg। तो 10 और 2 मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 20